हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके डे 38 में। आपका क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, वो सॉइल है। सॉइल से स्टार्ट करेंगे, और भी अलग टॉपिक कवर करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो सॉइल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, देखिए टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल के बाद हम लोग देखेंगे सॉइल को कंजर्व वगैरह कैसे किया जाता है। तो ऐसे करके हम लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में यहाँ देखिए एलुवियल सॉइल हम लोग यहाँ सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, एलुवियल सॉइल आपके कितने एरिया में है तो आप ध्यान रखिए। इट इज अराउंड 43.4% के आसपास टोटल एरिया जो है एलुवियल सॉइल का है। ये देखिए यहाँ पे हिमालय पहाड़ है। पहाड़ के नीचे आपने देखे ना, ये आपके प्लेन प्लेन रीजन आता है। हमको मालूम है कि जो जो आपका पहाड़ है, पहाड़ के बाद आपके प्लेन्स आते हैं। प्लेन्स में भी अलग अलग रीजन हम लोगों ने डिफाइन करे थे। कौन कौन से रीजन डिफाइन करे थे? हमने कहा था पहले भाबर होता है। भाबर के बाद आपका होता है तेराई रीजन। तेराई रीजन के बाद होता है आपका बांगर रीजन। और फिर आपका होता है खादर रीजन। ये डिस्कस किया था। अच्छा, अब ये सारे रीजनों में आपका खादर और बांगर, ये आपका खादर और बांगर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बांगर होता है, वो होता है ओल्ड एलुवियम। और जो आपका खादर होता है दैट इज न्यू एलुवियम। ये हम लोग को मालूम है। अच्छा, ये एलुवियम क्या होता है? ये जो नदी आ रही है ना, यहाँ पे कहीं नदियां बहती है ना, तो नदियां जो है अपना डिपॉजिट यहाँ पे छोड़ती चलती है। तो नदियों के जो डिपॉजिट है उसके कारण ये आपका एलुवियल सॉइल आपका बन के तैयार होता है। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कंकड़ पाए जाते हैं थोड़े थोड़े थोड़े। कंकड़ के अलावा आपके क्ले पाया जाएगा, क्ले। उसके बाद लोम पाया जाएगा। तो ये सब मिला के आपका देखिए बनता है हमारा आपका एलुवियल सॉइल। ठीक है, ये हम लोग समझ में आया। कलर किसका? ग्रे कलर का होता है। देखने में ये ग्रे कलर का होता है, काफी ज्यादा फर्टाइल होता है। अच्छा, एनपीके आपका तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना मेनली, जो फर्टिलाइजर प्रोवाइड करती है। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा इट इज रिच इन पोटेशियम। पोटेशियम तो है लेकिन आपका फॉस्फोरस नहीं होता है। ठीक है, इस सॉइल में आपको फॉस्फोरस देखने को आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एलुवियल सॉइल को हम लोग काचरी सॉइल भी बोलते हैं। CAHHARI, काचरी सॉइल भी बोला जाता है इसको। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एलुवियल सॉइल में को ध्यान में रखनी है, इट हैज वेरी लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। इसका जो वाटर रिटेंशन होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इज वेरी लो एलुवियल सॉइल का। तो ये सारी बात हमने करी एलुवियल सॉइल की। अच्छा, एरियाज एक बार देख लेते हैं ना। ये तो प्लेन एरिया आपने देखा ना, पहाड़ों का जो प्लेन एरिया है जहां नदियां आ रही हैं आपके, इस सारे प्लेन एरिया में आपको एलुवियल सॉइल दिखेगा। देखिए वेस्ट बंगाल में दिख रहा है आपको, थोड़ा उड़ीसा में दिख रहा है आपका, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है आपको। फिर आप देखिए ये जो प्लेन्स, जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, एक छोटा सा कॉरिडोर बनाता है एलुवियल सॉइल का। ठीक है, आपका गुजरात कनेक्ट करता है। थोड़ा गुजरात में भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा, थोड़ा महाराष्ट्र में भी मिलेगा आपके किनारे, कोस्ट में। ठीक है, तो ये सारे रीजन हो गए एलुवियल सॉइल के। साथ में देखिए आसाम के प्लेन्स, यहाँ पे आसाम के प्लेन्स है ना, यहाँ भी तो पहाड़ है, पहाड़ से यहाँ से भी नदियां आ रही है। नदियां आसपास डिपॉजिट करेगी अपना, तो एलुवियल सॉइल बनाएगी। ठीक है, आसाम प्लेन्स पे भी हमें देखने को मिलेगा। अगला सॉइल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल बनता कैसे है? देखिए कहां पर है, पहले ये देखिए। आप ये वाला रीजन देख रहे हैं ना आपका ब्लैक सॉइल का, डेक्कन प्लेटू का आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन। आपका डेक्कन प्लेटू है ना, उसका नॉर्थ वेस्ट साइड देखिए आप यहाँ पे, ये रीजन आपको दिख रहा होगा, ये आपका ब्लैक सॉइल वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदियां के ट्रिब्यूटरीज वगैरह है, तो उनका जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के ट्रिब्यूटरीज के बेसिन भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो ये एरिया समझ लिया हमने। ठीक है, महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया आपका, है ना, मध्य प्रदेश वाला मालवा प्लेट्यू वाला रीजन हो गया। तो ये सारा जो रीजन है ये आपका ब्लैक सॉइल होता है। ठीक है, रीजन देख लिया हमने। इसके बाद ये ब्लैक सॉइल आखिर बनता कैसे है? तो ये ब्लैक सॉइल बनने में कोई देखिए एक्चुअली यहाँ पे लावा का फ्लो हुआ था। ठीक है, जब इंडिया धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है ना गोंडवाना लैंड से, तो बीच में एक जगह होता है आपका, अंदर से लावा आता है। ठीक है, तो लावा क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वाइल्ड मूवमेंट, जैसे इंडिया यहाँ से मूव कर रहा है, बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, तो इंडिया ऐसे मूव करते करते इसके ऊपर से जब निकला, तो बिकॉज ऑफ दिस वॉल्केनिक इरप्शंस इंडिया के इस पोर्शन में, डेक्कन वाले पोर्शन में, आपका काफी लावा ऐसे जम के सूख रहा है। लावा जम के सूखेगा तो बेसाल्ट बन जाएगा, बेसाल्ट रॉक बन जाएगा। और इसी बेसाल्ट रॉक के आपका जब धीरे धीरे समय के साथ ये आपका इरोड होता है, फिर जाके आपका ब्लैक सॉइल बनता है। तो ब्लैक सॉइल बन गया। ठीक है, इस एरिया में ब्लैक सॉइल हो गया। अच्छा, अभी इसके कुछ दूसरे नाम भी है ना। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इसके अलावा कॉटन सॉइल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कॉटन सॉइल? क्योंकि कॉटन काफी मात्रा में ब्लैक सॉइल में उत्पादन होता है। कॉटन का उत्पादन ब्लैक सॉइल में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसको ट्रॉपिकल शर्नोजेन बोलते हैं।
CHERNOZEM, ठीक है, ये सब नाम हो गए। अच्छा, अब और बात करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये काफी क्लेई होता है, क्ले की मात्रा काफी ज्यादा होता है, और ये आपका पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर रिटेन करेगा। मॉइस्चर रिटेन करेगा तो अगर आप इसको ध्यान से देखें ब्लैक सॉइल को, तो चिपचिपा हो जाएगा, स्वम्पी बन जाएगा। थोड़ा पानी पड़ेगा तो थोड़ा स्वम्पी हो जाता है, और धीरे धीरे मॉइस्चर को रिटेन करता है, और एक बार मॉइस्चर रिटेन कर लिया तो धीरे धीरे लूज नहीं करता है, आसानी से ये मॉइस्चर का लॉस नहीं होने देता है, तो काफी हद तक रिटेन करता है मॉइस्चर। इसलिए अगर ड्राई सीजन भी है ना, तो भी आप देखेंगे आपका ब्लैक सॉइल में आपकी खेती हो सकती है। ब्लैक सॉइल में जो भी उत्पादन हो रहा है वो होता रहेगा, क्योंकि ये मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है। तो ड्राई एरियाज में भी, मतलब ड्राई जब टाइम होगा, बारिश नहीं भी हो रही है, फिर भी देखिए आपका उत्पादन में कमी नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसकी, अच्छा इसका फायदा एक और होता है, ठीक है, जब ये ड्राई होता है ना, तो ये जो ब्लैक सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, इसलिए ब्लैक सॉइल को हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्लाइंग, सेल्फ प्लाइंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही आपका ड्राई ड्राई टाइम आया, ब्लैक सॉइल क्या होता है, उसमें क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, सॉइल में क्रैक्स देखने को मिलेगा। तो एक तो प्रकार से प्लाइंग की जरूरत नहीं पड़ी ना, सेल्फ प्लाइंग हो गया। बीच में प्लाइंग क्या करता है, मट्टी के बीच में ऐसे गैप्स बनाता है ना, तो लेकिन जैसे ड्राइनेस होता है, क्रैक्स की वजह से ऑटोमेटिक गैप्स बन जा रहे हैं। इस तरीके से ये लोग सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखिए, इसको सेल्फ प्लाइंग भी बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, पूछेगा सेल्फ प्लाइंग किसको बोलेंगे, ब्लैक सॉइल को बोलेंगे। अब इसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एनपीके फिर लिखा हमने, ठीक है। आपने देखा था एलुवियल सॉइल में क्या था, पोटेशियम था, फॉस्फोरस आपका नहीं था। इसमें क्या सिचुएशन होगा, इसमें भी आपका फॉस्फोरस, इसमें आपका फॉस्फोरस नहीं होगा, ठीक है, और नाइट्रोजन भी नहीं होगा। इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन नहीं होता है, और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, आपका ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होता है, ठीक है। पोटेशियम होता है, ठीक है, इसमें लेकिन नाइट्रोजन भी नहीं होता है, फॉस्फोरस भी नहीं होता, नाइट्रोजन भी नहीं। एलुवियल सॉइल क्या था, रिच इन पोटेशियम था। एलुवियल सॉइल आपका पोटेशियम में रिच था, और इसलिए रिच तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें पोटेशियम होता है। क्या नहीं होता है, आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका लाइम प्रेजेंट होता है, इस सॉइल में लाइम प्रेजेंट होता है, एलुमिना प्रेजेंट होता है, ठीक है, आयरन आपका प्रेजेंट होता है, आयरन, एलुमिना, लाइम, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, मैग्नीशिया भी प्रेजेंट होता है। ये सारे एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बात कर ली हम लोगों ने ब्लैक सॉइल की। अब नेक्स्ट जो हमारा सॉइल है, थर्ड सॉइल, जिसकी बात हम लोग करेंगे, हम लोगों ने क्या देखा, एलुवियल देख लिया हमने, ब्लैक सॉइल देख लिया। अब यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल देख लेते हैं, ठीक है, लाल और येलो, रेड एंड येलो, ठीक है। पहला सवाल तो ये हुआ कि इसके एरियाज बता दीजिए सर। एरियाज जो है आपके, ये देखिए मैप में देख लीजिए आप, देखिए उड़ीसा का कुछ रीजन है आपका, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का रीजन है, उसके बाद आपका प्लेन से लगा हुआ ये वाला रीजन है, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो आपका रेड सॉइल और येलो सॉइल है, ये आपका इग्नियस रॉक से फॉर्म होता है। जो इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक से आपका फॉर्म होता है रेड एंड येलो सॉइल। और आपने ये देखा भैया, छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, फिर देखिए तमिलनाडु वाला रीजन देख लेंगे, और वेस्टर्न घाट का जो लीवर्ड साइड है, जहाँ बारिश नहीं होती है, और तमिलनाडु वाला रीजन देख लिया आपने, थोड़ा आंध्र प्रदेश का रीजन यहाँ पे देखा है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला रीजन भी यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो ये सारे रीजन में आपको देखने को मिलेगा रेड एंड येलो सॉइल। साथ में देखिए नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए रेड और येलो सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गए एरियाज की बात कर ली हम लोगों ने यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरा सवाल उठता है कि आखिर ये लाल कलर का होता क्यों है, ठीक है। लाल कलर का होने का रीजन है कि फेरिक ऑक्साइड, आपका फेरिक ऑक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये लाल रंग का शो होता है। इसके अलावा जब जब ये सॉइल आपका हाइड्रेटेड होता है, तो हाइड्रेटेड कंडीशन में ये आपका येलो कलर का आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो कलर की बात हो गई, एरियाज भी हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से मिनरल्स आपके पाए जाते हैं। देखिए एनपीके फिर डल लिया हमने, एनपीके में इसमें कौन सा प्रेजेंट होगा, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा, फॉस्फोरस नहीं होगा, ठीक है, और इसमें ह्यूमस भी नहीं होगा। ह्यूमस कंटेंट भी इसमें काफी कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो क्या ये फर्टाइल होते हैं? हाँ, फर्टाइल होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, अगर इसके जो आपके ग्रेन्स है छोटे फाइन ग्रेन्स होंगे, लेकिन अगर कोर्स ग्रेन होते हैं तो आपका फर्टाइल ये नहीं होता है। वो मोस्टली ऐसा हाईलैंड जो होते हैं, हाईलैंड पे अगर बने हो तो उसमें फर्टिलिटी कम होती है। इसके अलावा सिलिका और आयरन भी इसमें काफी मात्रा में प्रेजेंट होता है, रेड और येलो सॉइल। देखिए अब हमने क्या, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड और येलो सॉइल कर दिया है।
अभी देखेंगे हम लोग लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल आप देखिए छोटे छोटे पैचेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका यहाँ देखिए गारो खासी जंतिया में आपका काफी ये जो हिल्स हैं आपके, काफी बारिश होती है इन एरियाज में। और ये वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन देख रहे हैं, यहाँ भी आपको काफी बारिश देखने को मिलेगा। उसके बाद छोटे छोटे पैचेस में आपके ये तमिलनाडु में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका उड़ीसा में भी आपको ऐसे मिल जाएगा। मेनली देखिए मालाबार कोस्ट वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे आपको मोस्टली दिखेगा आपका महाराष्ट्र और केरला में। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला में आपको ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे लेटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन से एरियाज होते हैं जहां पे आपको लेटराइट सॉइल मिलता है? तो जहां पे आपका टेम्परेचर भी काफी हाई होता है और बहुत ज्यादा रेनफॉल जहां पे होता है, वहां पे भी आप देख सकते हैं लेटराइट सॉइल। अच्छा, लेटराइट सॉइल में एक्चुअली क्या होता है, आपके जो मिनरल्स होते हैं वो धुल जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस में आपका काफी ज्यादा रेन होता है तो आपका वाटर आएगा, और वाटर से आपके जो मिनरल्स हैं, जैसे कि आपका लाइम हो गया, आपका सिलिका हो गया, और ऐसे मिनरल्स आपके क्या होते हैं, वॉश हो जाते हैं, धुल जाते हैं। ठीक है, और बचता है केवल आयरन। आयरन मोस्टली आपका बच, तो आयरन के कंपाउंड और एल्यूमिनियम के कंपाउंड बच जाते हैं। बाकी सारा जो आपका मिनरल है धुल जाता है। एनपीके की बात करें तो आपका एन भी नहीं होता, पी भी नहीं होता, लेकिन आपका पोटेशियम आपका रिच होता है सॉइल। और जो ह्यूमस ह्यूमस कंटेंट है वो भी इसमें नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट भी इसमें नहीं। एक्चुअली ये भी आपका चलो बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ पे काफी तेजी से थ्राइव करते हैं, तो वो ह्यूमस को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं ह्यूमस को, तो ह्यूमस भी इसमें नहीं होता है। तो पता चल रहा है कि इसमें फर्टिलिटी फर्टिलिटी आपकी काफी कम होगी। फर्टिलिटी आपकी काफी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ लीचिंग ऑफ सॉइल, लीचिंग प्रोसेस। अच्छा, रेन ज्यादा होता है ना, देखिए वेस्टर्न घाट वाले रीजन में काफी रेन मिलेगा ना आपको, इसी कारणवश आपका लैटराइट सॉइल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तमिलनाडु के कुछ रीजन मिल रहे हैं आपको, देखो आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन मिलेगा, केरला का रीजन मिलेगा, ये सारे रीजन में आपको लेटराइट सॉइल मिलेगा। अच्छा, लेटराइट सॉइल में आपके क्रॉप्स उगते हैं क्या? कैसे उगेंगे क्रॉप? फर्टिलिटी नहीं है, तो इसमें बेसिकली कैश्यू काफी उगाया जाता है। देखिए कैश्यू नट आपका काफी मात्रा में उगाया जाता है इन लेटराइट सॉइल। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है इसमें ब्रिक। ब्रिक्स का जो कंस्ट्रक्शन है ना, ब्रिक्स बनने में भी इस मिट्टी का काफी ज्यादा यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स। तो एरियाज भी देख लिया हमने, जैसे यहाँ पे भी है, आप देखिए आसाम वगैरह के प्लेन्स में भी आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात होगी लैटराइट सॉइल। नेक्स्ट आप लोग एरिड सॉइल। एरिड सॉइल डेजर्ट एरिया में जो सॉइल होता है ना, ये एरिड सॉइल देख लिया हमने। एरिड सॉइल देखने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, एरिड सॉइल आपके देखिए वेस्टर्न राजस्थान में आपको मिलेगा, वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मॉइस्चर की कमी है, मॉइस्चर की काफी कमी होती है, लेकिन अगर मॉइस्चर अवेलेबल करवा दिया जाए तो ये आपका इसमें ग्रोथ भी हो सकता है, प्लांट ग्रोथ भी पॉसिबल है, अगर आपका वाटर का अवेलेबिलिटी यहाँ करा दिया जाए किसी तरीके से, इरिगेशन से या किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ भी पॉसिबल है एरिड रीजन में, तो वेस्टर्न राजस्थान वाले रीजन में। अरे कलर की बात करें तो ब्राउन कलर का सॉइल होता है, ब्राउन कलर देखने में लगता है उसका सॉइल होगा। तो नाइट्रोजन भी नहीं होगा, फॉस्फोरस भी आपका इसमें नहीं होता है, ह्यूमस भी नहीं होता है, आपका मॉइस्चर भी नहीं होता है, मॉइस्चर भी आपका नहीं होता, ह्यूमस भी नहीं होता। अच्छा, और इस सॉइल में जो सलाइनिटी होती है, सलाइनिटी आपकी काफी ज्यादा हाई होती है, तो एरिड सॉइल की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे सलाइन सॉइल। एक इनफर्टाइल सॉइल होता है सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल आपका देखिए मैप में नहीं दिखेगा। सलाइन सॉइल के लिए आपके आपके कुछ रिक्वायरमेंट होता है। पहली चीज तो ये है कि भाई सलाइन सॉइल आपका फर्टाइल नहीं होता है, फर्टाइल सॉइल नहीं होता है। सलाइन सॉइल को ऊसर सॉइल बोलते हैं, ऊसर ऊसर सॉइल होता है। कोई भी वेजिटेशन नहीं ग्रो करता है यहाँ पे, नो वेजिटेशन, कोई भी वेजिटेशन आपको ग्रो नहीं करता है। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन क्यों आता है, कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए कुछ तो आपके एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा आपका वाटर लॉग, जहां काफी मात्रा में पानी बहुत समय तक जमा है, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है कहीं पे, तो वहां भी आपका सलाइन सॉइल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वाटर लॉग एरिया में, स्वम्पी एरियाज में। ठीक है, स्वम्पी एरियाज में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, आपका कैल्शियम भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो वाटर लॉगिंग का सिचुएशन कहाँ होगा? जहां पे आपका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, आपका ड्रेनेज सिस्टम आपका ठीक नहीं है, ड्रेनेज सही नहीं है, और आपको काफी ड्राई क्लाइमेट है जहां पे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा सलाइन सॉइल, ड्राई क्लाइमेट, लेकिन वाटर लॉगिंग है। क्लाइमेट ड्राई है लेकिन आपने माने इरिगेशन से काफी पानी जमा कर रखा है,
वहां पे पूरा स्वैम्पी दलदल सा हो गया है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में देखिए नीचे कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपका सॉल्ट आके जमा होने लगता है, ठीक है। आपका सॉल्ट आके जमा होने लगेगा तो ये सॉल्ट ही हो जाएगा आपका लैंड। तो ऐसा सिचुएशन कहाँ देखेंगे हम लोग? देखिए पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा में कैसा क्लाइमेट है? ड्राई क्लाइमेट है कि नहीं? बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट है। लेकिन क्या उसमें इरिगेशन काफी मात्रा में होता है? वहां पे बिल्कुल इरिगेशन मात्रा में होता है। तो ये तो कंडीशन जहां पे मिलेंगे वहां पे आप देखेंगे कि भाई इरिगेशन काफी ज्यादा है, ड्राई क्लाइमेट है, तो ऑटोमेटिकली कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपका सॉइल में आपका सैलिनिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये ऐसा सिचुएशन आपका क्या करता है, अलूवियम सॉइल है आपके पास, लेकिन आप जबरदस्ती ज्यादा आप पानी आप वाटर लॉगिंग कर दे रहे हो, ज्यादा इरिगेशन कर दे रहे हो, उससे ये कन्वर्ट हो जा रहा है सलाइन, और आपका उपजाऊ जमीन हो जा रही है बेकार। तो ऐसा नहीं करना है। और यहाँ ऐसा सिचुएशन कहीं भी होता है तो जिप्सम ऐड करना है आपको सॉइल में। सॉइल में आप जिप्सम ऐड करेंगे तो सलाइनिटी नहीं आएगी। तो ये तो एक कंडीशन होता है आर्टिफिशियल कंडीशन जिसमें सलाइनिटी डेवलप हो जाती है। एक नेचुरल कंडीशन भी होता है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा है ना, सुंदरबन के डेल्टा रीजन में आपका सलाइन, क्योंकि भाई सी का पानी आ रहा है, आपका सी वाटर आके अगर लैंड के अंदर वाटर लॉगिंग कर देगा तो भी तो आपका बन जाएगा सलाइन वाटर। तो ऐसा सिचुएशन होता है कहाँ पे? सुंदरबन रीजन में होगा। आपको देखिए गुजरात वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा, सुंदरबन रीजन में देखने मिलेगा, जहां पे आपका जो सी है वो लैंड के अंदर आ जा रहा है, तो ऑब्वियसली सलाइन कर देगा आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीटी सॉइल्स। पीटी सॉइल्स, पीटी सॉइल्स क्या होते हैं? देखिए ऐसे सॉइल्स जहां पे रेन काफी ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा रेन हो रहा है, ठीक है, और काफी ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन है, काफी ज्यादा ह्यूमिड कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसा सीन जहां भी होगा वहां पे आपका मतलब वेजिटेशन ग्रो करेंगे। वेजिटेशन आपके ग्रो करते हैं क्योंकि आपका ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर आपका काफी डेवलप होता है। अरे जैसे आपके बिल्कुल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सॉरी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जहां पे होते हैं ना, वहां देखिए ढेर सारे आपके पेड़ पौधे हैं, वहां पे दिन रात आपका बारिश भी होता है, ह्यूमिडिटी भी आपकी काफी ज्यादा होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर काफी ज्यादा आपका डिकम्पोज हो जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है। जैसे पेड़ गिरे, आपके घास फूस खत्म हो गए, तो वो आपके जमीन के ऊपर ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर। तो ऐसे सॉइल्स में करीबन 50%, 40 से 50% आपका ह्यूमस होता है। एक्चुअली यही ऑर्गेनिक मैटर आपका जब डीके करने लगता है तो ह्यूमस बन जाता है। तो पीटी सॉइल्स में आपका काफी मात्रा हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस देखने को मिलेगा और वेजिटेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। कलर करेंगे तो ये ब्लैक कलर का होता है, देखने में आपको ब्लैक कलर में कलर का मिलेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ रीजन में देखेंगे ना, आपको नॉर्थ पार्ट ऑफ बिहार में मिल जाएगा, आपको उत्तराखंड के नॉर्थ रीजन में आपको मिल जाएगा, आपका थोड़ा उड़ीसा में मिल जाएगा, आपको तमिलनाडु मिल जाएगी, आपको मैप पे शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे पीटी सॉइल्स भी आपको मतलब फॉर्म होते दिखते हैं कई जगह पे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी आपको थोड़ा मिलेगा, जहाँ पे हाई फॉरेस्ट डेंसिटी है, यहाँ पे काफी ऑर्गेनिक मैटर जहाँ जमा हो रहा है, काफी ह्यूमिड और हॉट कंडीशन है, वैसे रीजन में आपको पीटी सॉइल्स देखने को मिलता है, ठीक है। फाइनली हम लोग लास्ट हमारे पोर्शन पे आ जाते हैं, जो आपका फॉरेस्ट सॉइल है। ये आपको मैप पे दिख रहा है, ठीक है। ये रीजन आपका है, डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, ये फॉरेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे होगा फॉरेस्ट सॉइल। अच्छा एक चीज यहाँ पे और पीटी में याद रखिए, ये कुछ जगह पे आपके अल्कलाइन नेचर के होते हैं, अल्कलाइन नेचर के आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका उल्टा आप देखेंगे भी फॉरेस्ट सॉइल में आपके कई जगह ये आपका एसिडिक होता है, एसिडिक कंडीशन में आपको मिलेगा। तो यहाँ कहाँ मिलेगा? देखिए स्नो बाउंड रीजन में आपका मिलेगा, जहाँ पे स्नो बाउंड रीजन जहाँ पे होगा, ठीक है, और जहाँ पे रेनफॉल सही मात्रा में होगी, तो वहां पे ऐसे फॉरेस्ट सॉइल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिमालयाज हो गए, ठीक है, तो हिमालयाज में आपको मिलेगा ऐसा, देखिए हिमालयन रीजन ही तो है, वहां पे आपका फॉरेस्ट सॉइल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपके बिल्कुल जहाँ पे स्नो है, जहाँ पे स्नो आपको देखने को मिलेगा, वहां तो फर्टाइल नहीं होता है, आपको वहां तो कुछ ग्रो हो नहीं सकता। लेकिन आपके जो लोअर वैलीज हैं, लोअर वैली रीजन में आपका ये थोड़ा सा फर्टाइल होता है और वेजिटेशन ग्रो कर सकता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल हाइट में तो इतना ठंडा होता है तो क्या कुछ ग्रो करेगा, लेकिन लोअर वैली में इतनी ठंडक नहीं पड़ती है, स्नो वगैरह कम होता है, तो लोअर वैली में आपका इसलिए ग्रो कर सकता है, फर्टाइल होता है ये। ह्यूमस कंटेंट हालांकि कम होता है इसमें, ह्यूमस कंटेंट इज लो, ठीक है, और ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग देखिए शॉर्ट में डिस्कस करना है, बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल से नहीं जाने, थोड़ा ऊपर ऊपर से हमने देख लिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग मार्क कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं। तो एक बार शॉर्ट में सारे हम लोग दोबारा देख लेते हैं। देखिए एलुवियल हमने देखा था, एलुवियल देखा था, उसमें हमने देखा था 43.4% पूरा कंट्री है वो एलुवियल सॉइल में होता है। एलुवियल सॉइल हमने देखा ना, ये वाला ये रीजन हमने देखा था, प्लेन्स वाला रीजन,
ठीक है। तो इंडस, गंगा, दोआ, ब्रह्मपुत्र और कोस्टल रीजन, इन जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको राइस का ग्रोथ मिलेगा, आपका वीट का मिलेगा, आपका शुगर केन का आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपका पोटैटो, आलू, देखिए यूपी पोटैटो में भी काफी आगे है। ठीक है। उसके बाद ऑयल सीड्स आपको मिलेगा, उसके बाद पल्सेस, दाल आपको सारे मिलेंगे। ठीक है। ये आपका बेसिकली लाइम इसमें ज्यादा मात्रा में होती है। साथ में आपका पोटेशियम आपका ज्यादा मात्रा में होता है। लाइम और पोटेशियम रिच होता है एलुवियम। ठीक है। तो ये होता है एलुवियल सॉइल। ठीक है। इसके बाद क्या है, रेड सॉइल। तो रेड सॉइल की बात करते हैं। तो रेड सॉइल आपका करीबन आपका 18.6% आपका टोटल एरिया का रेड सॉइल का है। ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं रेड सॉइल आपका कौन कौन सी रीजन में, तमिलनाडु, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है। तो ये सारे रीजन है हमने देखे। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या क्या उगते हैं इसमें। तो इसमें हम लोग आपके बनानाज, बनाना होता है आपका। इसके अलावा आपका बीट होता है। बीट के बाद मेज, मेज भी उगाया जाता है। रागी उगाया जाता है। रागी के अलावा आपका ज्वार उगाया जाता है। तो मिलेट्स उगाया जाता है। इसके अलावा पीनट्स, पीनट्स भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है रेड में, तो ये हमें मालूम है। तो रेड सॉइल के बाद फिर हम लोग बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल का एरिया भी हमें मालूम है, टोटल 15.2% आपका एरिया ब्लैक सॉइल कवर करता है। आपका महाराष्ट्र का रीजन मोस्टली, गुजरात का रीजन, मध्य प्रदेश का रीजन। ठीक है। थोड़ा गुजरात का रीजन भी यहाँ है ना, मध्य प्रदेश का रीजन भी है, ये सारे रीजन हमें पता है। तो इसके ये फेमस किस लिए है हमें पता है, कॉटन के लिए। कॉटन के अलावा भी आपका देखिए सोयाबीन, सोयाबीन काफी मात्रा में आपका ब्लैक सॉइल में उगता है। साथ में आपका ग्राम और आपका ज्वार और वीट भी उगाया जा सकता है। ठीक है। तीनों में उगाया जा सकता है, एलुवियल, रेड और ब्लैक, तीनों में। तो इसके इसमें क्या मात्रा ज्यादा होती है ब्लैक सॉइल में, तो इसमें पोटैश ज्यादा होता है। आपका पोटैश ज्यादा होता है और आपका लाइम ज्यादा होता है। पोटैश लाइम ये भी एक तरीके से एलुवियम की तरह ही है ना, एलुवियम में पोटैश और लाइम ज्यादा होता है, तो आपका ब्लैक सॉइल में भी पोटैश और लाइम ज्यादा होता था। साथ में मैग्नीशियम भी इसमें ज्यादा मात्रा में मिलता है ब्लैक सॉइल में। लैटराइट सॉइल की बात करते हैं हम लोग। लैटराइट सॉइल आपका 3%, 3.7%, वो काफी कम एरिया में आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिलेगा। और हिली रीजन के पास देखने को मिलेगा, चाहे वो हिली रीजन आपके कर्नाटका के हो, केरला के हो, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ठीक है। तो इन सब रीजन्स में आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसमें क्या उगाया जाता है, ज्यादा कुछ उगा नहीं सकते आप इसमें। आपका टी, टी हो सकता है आपका, हो सकता है कॉफी, रबर प्लांटेशन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका कैश्यू। ठीक है। ये कुछ चीजें आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है और एल्यूमिना की मात्रा भी ज्यादा होती है। आयरन और एल्यूमिना दोनों ही अधिक मात्रा में होता है। देखिए रेड सॉइल में भी आयरन, लैटराइट सॉइल में भी आपका आयरन देखने को आपको मिलता है, लेकिन हाईली लीच सॉइल होते हैं, इसके बारे में पता है। फिर हमने डेजर्ट सॉइल देखा। डेजर्ट सॉइल भी हमने पता है क्या, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान मोस्टली में देखा जा सकता है। कुछ थोड़ा सा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या उगेगा, डेजर्ट में क्या उग सकता है, देखिए आपका मिलेट, जहां पानी की जिसमें जरूरत कम है वही उगेगा। तो मिलेट हो सकता है। जवार में भी आपको पानी की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। मेनली आपके जो कोर्स ग्रेन होते हैं जिसमें वो आपके उगते हैं इसमें। ठीक है। मस्टर्ड, मस्टर्ड हो सकता है, बार्ली उगाया जा सकता है। ये सब डेजर्ट एरियाज में उगाए जा सकते हैं, उगाने वाले प्लांट्स हैं। फिर देखिए माउंटेन वाले सॉइल, देखिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में क्या मिलता है ज्यादा, एप्पल्स मिलता है, आपका पियर्स मिलता है, नाशपाती, पियर्स मिलता है आपका, पोटैटो भी उगाया जा सकता है। ये सब कुछ चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए पोटैश की मात्रा ज्यादा है और फॉस्फोरस की मात्रा भी आपकी ज्यादा है। पोटैश और फॉस्फोरस ज्यादा है, पोटेशियम भी है, फॉस्फोरस भी है आपका ऐसे सॉइल में। तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल सारे कंप्लीट कर दिए। आई होप इतना बताया, इसी से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर पाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज बताया, ज्यादा डेप्थ में नहीं गए हम लोग, लेकिन इतने का शॉर्ट समय में जितना ज्यादा मटेरियल में दे सकता था मैंने मैटर दिया है इन स्लाइड्स में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल इरोजन की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉइल इरोजन पढ़ना। ठीक है। सॉइल इरोजन क्या होता है, अब बेसिकली है आपके सॉइल के कई सारे लेयर्स होते हैं। सॉइल के लेयर्स में सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर होता है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है। लेकिन जब बारिश आती है, जब रेन होता है, जब ऐसे बारिश हो रही है आपकी, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो आपका टॉप सॉइल है ये देखिए इस तरीके से साफ हो गया। ठीक है।
और ये टॉप सॉइल बहा के ले जाता है पानी साथ में। तो ये जो फर्टाइल सॉइल ऊपर का जो है, जो सबसे फर्टाइल सॉइल होता है, ये अगर पानी के साथ बह जाए तो काफी ज्यादा दिक्कत है, सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती है, जैसा कि आप इस फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे पेड़ उगा दिए जाए इस तरीके से, तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ की जड़ें होती हैं। यहाँ पे अगर आपका एक पेड़ होता तो क्या होता, ये पेड़ आपका जड़ से ये सारा सॉइल को पकड़ के रखता है और जाने नहीं देता है। तो पानी अगर फ्लो भी करता है तो इसको आप मूव नहीं होने देता। देखिए जैसे आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो ये रीजन होता है। तो बेसिकली सॉइल इरोजन क्या होता है, जो टॉप सॉइल है आपका, जो आपका टॉप सॉइल जो है, ये आपका वाटर के वजह से, या तो वाटर के वजह से या तो विंड के वजह से आपका रिमूव हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आपको बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, एक्चुअली ये आपका सॉइल है, सॉइल में धीरे धीरे आपके पार्टिकल्स बनने भी लगते हैं ना, इरोजन के कारण आपका सॉइल बनता भी है, और इरोजन के कारण सॉइल आपका रिमूव भी हो जाता है। ठीक है, अगर जितना आपका रिमूव हो उतना एडिशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिमूवल जो प्रोसेस है वो ज्यादा फास्ट हो जाए तो आपका जो तो आपका इशू हो जाएगा। ठीक है, सॉइल के फर्टिलिटी में फर्क पड़ जाएगा। तो सॉइल इरोजन का मेन कारण क्या है, सबसे मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन। अगर हम लोग फॉरेस्ट काट देते हैं, वो फॉरेस्ट काटने की वजह से आपका सॉइल इरोजन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग मतलब आपके जो ग्रेजिंग जो एनिमल्स हैं, जो आपका घास चरते हैं, उनको अगर आप ऐसे आप छोड़ देंगे फॉरेस्ट में, तो वो आपका जो जो घास वगैरह है वो सारा खा जाएंगे, सारे क्रॉप्स खा जाएंगे, जिसके वजह से आपका सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा आपका फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर्स लगते हैं, मतलब पूरा का पूरा फॉरेस्ट आपका साफ हो जाता है फायर की वजह से। ठीक है, तो वो भी एक वजह हो सकता है। और फार्मिंग की टेक्निक्स ठीक ना होना, मतलब फार्मिंग की टेक्निक्स, अगर आप प्रॉपर टेक्निक से फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो भी सॉइल इरोजन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब जरा कितने प्रकार के सॉइल इरोजन होते हैं वो समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कैसे इसको हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए देखो, सबसे पहला होता है स्लैश इरोजन। स्लैश इरोजन मतलब बारिश गिरा, बारिश गिरने पर ये जो सॉइल है, सॉइल स्लैश अकर्स व्हेन द रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द सॉइल बिगिंस टू ब्रेक, सॉइल अपना टूटने लगता है और आपके इनटू इंडिविजुअल पार्टिकल्स, पहले जैसे सॉइल जो है आपका ऐसे क्लम्स में होगा, लेकिन जब आपका रेन ड्रॉप गिरेगा तो ये लूज हो जाएगा। ठीक है, लूज हो जाएगा और फिर बहा के ले जाना इजी हो जाएगा, विच कैन इजीली रन ऑफ व्हेन वाटर एंड विंड इज इंट्रोड्यूस्ड। अब समझ लीजिए पहला स्टेज है आपका, ये आपका जो आपका रेन ड्रॉप गिरता है और ऐसे क्लंक जो आपके सॉइल क्लंकर्स बना के रहते हैं, इकट्ठा होके रहते हैं, ये लूज हो जाता है। उसके बाद पानी और आती है तो शीट इरोजन होता है। जो लूज सॉइल है वो ऐसा पानी ऐसा शीट के हिसाब से, ऐसे आपने देखे होंगे, बारिश होती है तो ऐसे आपका पानी ऐसे फ्लो करने लगता है। तो जहां जहां से फ्लो कर रहा है उस एरिया में आपका शीट इरोजन हो रहा है, और पूरा का पूरा टॉप सॉइल ये जो पानी है बहा के ले जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सॉइल लूज हुआ बिकॉज ऑफ स्लैश इरोजन, फिर आपका पानी ने आपको बहा के ले गया, शीट इरोजन। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपका देखिए रिल इरोजन आ गया। अब कुछ कुछ एरियाज में काफी ज्यादा आपका इरोजन जहां बढ़ जाता है, ऐसे गड्ढे हो जाते हैं ना, ऐसे गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे गड्ढों को आप कहते हैं रिल इरोजन। रिल इरोजन आर शैलो ड्रेनेज लाइंस, मतलब जब बारिश हो रही थी आपका ये गड्ढा डीपन हो गया, डीप होके ऐसे गड्ढे बन गए, लाइंस बन गए, ऐसे डिप्रेशंस बन गए। तो ऐसे डिप्रेशंस को हम लोग बोलते हैं रिल इरोजन। ठीक है, अच्छा रिल इरोजन बढ़ते 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 आपका गली इरोजन बन जाता है, मतलब ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं इतने बड़े गड्ढे बन गए, नहर जैसा बन गया, तो ऐसा आपका गली इरोजन होता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं चंबल के रेविन्स। तो चंबल के रेविन्स हैं जो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है चंबल ना, तो उसके कारण इस प्रकार का इरोजन देखने को मिला है। वहीं से आपका चंबल का बीहड़ बना है ना, चंबल के रेवाइंस आपका गली इरोजन की वजह से बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गली इरोजन देख लिया। फिर फाइनली देख लिया विंड इरोजन। ऐसे विंड आया और ये जो ऊपर की जो धूल है आपका टॉप सॉइल है, ऐसे धूल धूल उड़ रही है, धूल से उड़ा के ले गया है। तो विंड इरोजन प्लेज मेजर रोल इन एरिड और सेमी एरिड रीजन। जो आपका एरिड रीजन है, डेजर्ट रीजन है या सेमी डेजर्ट रीजन है, वहां पे आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, इससे आपका टॉप सॉइल उड़ा के ले जा रहा है, इतनी तेज हवा मतलब चलती है उस एरिया में कि आपका जमीन का टॉप सॉइल को उड़ा के ले जाती है। तो अब कंजर्व कैसे करेंगे, सॉइल कंजर्वेशन मेथड देखेंगे। कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग देखते हैं। तो भाई आपका जो ओवर ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग बंद करिए, ओवर ग्रेजिंग को बंद करिए। आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसको भी आपको बंद करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक सॉइल होता है, वहां पे हमने एक सीजन उगाया, उसके बाद उसकी फर्टिलिटी कम हो गई तो उसको छोड़ के चले गए, हम लोग दूसरे एरिया में चले गए। दूसरे एरिया में था जंगल,
जंगल को हमने काटा, काटने के बाद फिर एक हमने लैंड में फिर हमने खेती करी। उसके बाद 1 साल 2 साल खेती करने के बाद इसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई, फिर शिफ्ट कर गया दूसरे एरिया में, वहां जंगल काट दिया। तो इस तरीके से आप जंगल काटते चले जा रहे हैं, ठीक है, और फर्टिलिटी लूज होती चली जा रही है आपका। तो इस तरीके का एग्रीकल्चर होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या कहते हैं, अच्छा भी है। एक्चुअली जब आप इस तरीके से ओपन छोड़ देते हैं लैंड को, तो वो अपना फर्टिलिटी ग्रो कर लेता है, लेकिन इस डिबेट में नहीं जाते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक है कॉन्टूर बंडिंग होता है। कॉन्टूर बंडिंग का मतलब होता है जैसे आपका जो लैंड है ना उबड़ खाबड़ है, तो जैसा स्लोप होगा लैंड का उसी हिसाब से आप लोग उसका कल्टीवेशन करेंगे, उसकी प्लॉइंग करेंगे। स्लोप जैसा स्लोप होगा वैसी प्लॉइंग करेंगे। मान लीजिए स्लोप इस तरीके से है लेकिन प्लॉइंग हम इसके परपेंडिकुलर कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। तो जैसा स्लोप हल उसी डायरेक्शन में चलाएंगे, ठीक है। जैसी आपकी ढलान, हल का डायरेक्शन भी वही सेम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टूर प्लॉइंग। कॉन्टूर प्लॉइंग, ठीक है। इसके अलावा होता है, देखिए आपका मान लीजिए स्लोप है, तो स्लोप में ऐसे पानी गिरेगा तो ऐसे पानी टॉप सोल बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे टेरेस बना देते हैं। ये आपका स्लोप है, स्लोप में हमने ऐसे टेरेस बना दिया। तो फाइनली आपका जब इस तरीके से टेरेस बना दिया, तो अब पानी आपका रुक रुक के जाएगा ना, पानी फ्लो से नहीं जा सकता। तो ये भी आपका सॉइल इरोजन को रोकता है, जिसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब अगर मान लेते हैं अगर अगर जमीन में स्लोप है तो वहां तो खेती करो मत। अगर आपका कोई चॉइस नहीं है, आपका हर जगह स्लोप है जैसे हिली रीजन में, तो वहां पे आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेजिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, आपका क्रॉप रोटेशन करिए आप। क्रॉप रोटेशन मतलब ये एक जमीन है, यहाँ पे हमने एक क्रॉप लगाया, क्रॉप नंबर 1। तो क्रॉप नंबर 1 आपका लगाया, अगले सीजन में हम लोग दूसरा क्रॉप लगा रहे हैं, तो और इससे अलग क्रॉप। मतलब जैसे कि क्रॉप 1 को लेटेस्ट से नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन क्रॉप 2 जो है नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती, ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, या इसको कोई दूसरे मिनरल की जरूरत होती है। तो जब तक अब इसको नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम में नाइट्रोजन यहाँ पे डेवलप हो जाता है सॉइल में धीरे धीरे समय के साथ। तो आपका समय जो आपका सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो लगभग लगभग बराबर रहता है, ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट नहीं करता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। तो देखिए ये क्रॉप रोटेशन हो गया, सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग देख रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका सीधा मतलब समझिए, 2 क्रॉप्स उगाएंगे, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है सॉइल से, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। तो जब पहला वाला लगाया तो कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो गए सॉइल में, दूसरा लगाया तो तब तक क्या हो रहा है, ये वाले न्यूट्रिएंट्स ग्रो कर आ रहे हैं उस सॉइल में, और इसका जो डिमांड है अलग दूसरे न्यूट्रिएंट्स का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका न्यूट्रिएंट जो है रिप्लेनिश होता रहता है सॉइल पे। तो ये क्रॉप रोटेशन। एक होता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में 2 क्रॉप एक साथ लगाते हैं। यही 2 क्रॉप जिनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग थी, इनको अगर एक साथ लगा दिया जाए एक ही साथ, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, ठीक है। क्रॉप रोटेशन हो गया, मिक्स फार्मिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग आपका जैसे ये एरिया है, यहाँ पे आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसके आसपास आप ऐसे लगा सकते हैं, वो बंद बंद लगा सकते हैं ना। तो ऐसा जमीन रेज कर दिया ताकि पानी फ्लो ना करे बाहर। तो इस प्रकार के भी हम लोग कर सकते हैं। चेक डैम्स बना सकते हैं ऐसे, चेक डैम्स, इसी प्रकार के चेक डैम्स बना सकते हैं हम लोग, कि पानी का फ्लो है, बीच में हमने उसको रोक दिया, पानी का मूवमेंट हमने बंद कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया चेक डैम्स। सबसे बढ़िया आप पेड़ उगाइए, प्लांट्स उगाइए, एफोरेस्टेशन करिए, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है करने का। तो राजस्थान में ऐसा सिचुएशन काफी देखने को मिला था। तो राजस्थान में आपका डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा था, राजस्थान में आपका डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा था, सॉइल इरोजन आपका हो रहा था विंड की वजह से। तो इसको रोकने के लिए आपका कजरी, कजरी जोधपुर, कजरी आपको पता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जोधपुर में बनाया गया, ठीक है। अच्छा, कौन से प्लांट का जो आपका जो सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा होता है जिसमें, तो सोरगम है। सोरगम आपका एक प्लांट है। इस प्लांट को में लगाने पर सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होता है इस लगाने पर भी, ठीक है। इट इज मोस्ट लायबल टू सॉइल इरोजन, सोरगम। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, कौन कौन से फॉरेस्ट, देखिए मेन आपके 5 प्रकार के फॉरेस्ट देखेंगे आप लोग। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपका, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। देखिए हम लोग बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तो ग्रीन ग्रीन कलर से जो भी दिख रहा है वो आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट है। देखिए आपका वेस्टर्न घाट्स,
में आपको दिखेगा, आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा, खासकर अंडमान एंड निकोबार में भी आपको देखने को मिलेगा क्या, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इन सब एरियाज में देखिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, अत्यधिक मात्रा में आपको बारिश देखने को मिलेगा। टेम्परेचर आपका 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है मोस्टली, और ऊंचे ऊंचे पेड़ देखेंगे आपको, ऊंचे ऊंचे पेड़ देखेंगे, करीबन 60 मीटर से ज्यादा, 60 मीटर तक के हाइट के आपके पेड़ दिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी इसमें इसको एवरग्रीन क्यों बोलते हैं? इसको एवरग्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका पत्ते आने का टाइम और पत्ते गिरने का टाइम कोई फिक्स नहीं है, कभी भी गिरते हैं कभी भी आते हैं। इसके इनके फ्रूट्स आने का टाइम और इनके फ्लावर आने का टाइम ये भी कोई फिक्स नहीं है, तो पूरे साल भर इनके जो पत्ते आपको हरे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। कुछ कुछ एग्जांपल जैसे आपका एबोनी, एबोनी एक प्रकार का ट्री है। ठीक है, इसके अलावा महोगनी, महोगनी ये भी आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। ठीक है, रोजवुड, रोजवुड ये भी आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। तो ये सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट के में आते हैं। तो अच्छा, सेमी एवरग्रीन भी होते हैं, एक एवरग्रीन होता है, सेमी एवरग्रीन होता है। सेमी एवरग्रीन मतलब जिसमें रेनफॉल थोड़ा सा इससे कम हो, बहुत हाई रेनफॉल नहीं, कम रेनफॉल वाले। ठीक है, वो होते हैं आपके सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेमी एवरग्रीन में आपका एवरग्रीन प्लांट भी होंगे और कुछ कुछ स्पॉट्स में आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट भी होगा। डेसिडुअस वो फॉरेस्ट होते हैं जो पतझड़ वाले होते हैं, वो मतलब पूरे साल भर ग्रीन नहीं होते, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग डेसिडुअस ही पढ़ेंगे। देखिए एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन में थोड़े से एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, थोड़ा सा आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट भी होता है। तो ऐसे जो रीजन होंगे उनको हम लोग बोलते हैं सेमी आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। बारिश थोड़ी सी इसमें कम देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो इन फॉरेस्ट में आपका जो रेनफॉल है वो करीबन 200 सेंटीमीटर से कम, मतलब 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच का होता है। तो ये भी आपका मॉइस्ट डेसिडुअस हो सकते हैं या आपका ड्राई डेसिडुअस भी हो सकता है। तो ड्राई डेसिडुअस में आपका 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिलेगी, और मॉइस्ट डेसिडुअस में आपका 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक आपको बारिश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात। अच्छा, कौन कौन से प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में? तो इनमें सबसे फेमस प्लांट्स आपके हैं, देखिए टीक, टीक हो गया, साल हो गया, शीशम की लकड़ी हो गई, शीशम, शीशम की लकड़ी हो गई, महुआ का पेड़ हो गया, महुआ। ठीक है, इसके बाद आंवला का पेड़, आंवला के बाद आपका सैंडलवुड, सैंडलवुड भी आपका आता है डेसिडुअस फॉरेस्ट में। ये एवरग्रीन नहीं होते हैं, ये आपके इनके लीव्स एक पर्टिकुलर सीजन में, पतझड़ का सीजन होता है, इसमें आपके जो लीव्स होते हैं फॉल हो जाते हैं, आपके लीव्स आपके फॉल कर जाते हैं। तो ये आपका खासियत होती है डेसिडुअस फॉरेस्ट की। मतलब जैसे ही आपका ड्राई सीजन चालू होता है, गर्मियों का सीजन चालू होता है, ये अपने पत्ते मतलब इनके झड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका सबसे इनको पहचानने का तरीका है। तो आपके मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको? देखिए वेस्टर्न घाट वाला रीजन जो है, ये वाला वेस्टर्न घाट के आपका ईस्टर्न स्लोप वाला रीजन है, ये आपका मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। साथ में ये ओडिशा वाला रीजन भी, यहाँ भी आपका मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ये उड़ीसा वाला रीजन, यहाँ आपको देखेगा मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखेगा। अच्छा, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आपका देखिए यूपी वाले रीजन में आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और पेनिनसुलर पार्ट में भी आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा कई जगह। तो ये आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा जो एरिया है इंडिया का, ये आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट ही कवर करता है। नेक्स्ट हम लोग ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करते हैं। ये हमने देख लिया ना, ये थॉर्न फॉरेस्ट देखते हैं, ये थॉर्न फॉरेस्ट ये व्हाइट वाला रीजन है। तो ये आपका देखिए राजस्थान वाला रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पे तेलंगाना वाला रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो आपका रेन काफी कम होता है ना, रेन आपका इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, साल भर में 50 सेंटीमीटर से कम का रेन देखने को मिलेगा, और ज्यादा बड़े पेड़ नहीं होते हैं, मेनली आपके ग्रासेस, ग्रासेस और श्रब्स देखने को मिलते हैं। तो इसी के लिए आपको आपको बोलते इसको बोलते हैं स्क्रब वेजिटेशन भी बोलते हैं, SCRUB, स्क्रब वेजिटेशन। ठीक है, हमने दो फॉरेस्ट सर्वे में पढ़ा था ना स्क्रब वेजिटेशन के बारे में, फॉरेस्ट सर्वे वाला आप लेक्चर देखिएगा, उसमें आप देखेंगे हमने स्क्रब वेजिटेशन के बारे में काफी डिस्कस किया था। तो इसको स्क्रब वेजिटेशन भी आपको बोल सकते हैं। कौन कौन से पेड़ है? जैसे आपका बबूल का पेड़, बबूल का पेड़, आपका बेर का पेड़ हो सकता है, उसके बाद आपका खैर, खैर पेड़, नीम, नीम, नीम के अलावा आपका खेजरी, खेजरी पेड़, KHEJRI, खेजरी का पेड़,
तो ये सारे पेड़ आपके कटीले पेड़ आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और मेनली आपको ग्रासेस देखने को मिलेंगे, और ग्रासेस की हाइट आपकी 2 मीटर से कम की होगी, 2 मीटर ज्यादा की हाइट नहीं होगी ग्रासेस की। तो इनका ये हम देख सकते हैं, इस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कम रेन होता है, मॉइस्चर कम होता है। देखिए फाइनली हम लोग बात करते हैं, देखिए माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन में किस प्रकार के आपके फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि टेम्परेचर आपका काफी कम होता है, हाइट आपका काफी ज्यादा होता है, ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग पहाड़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ों में जो आपका वेजिटेशन है चेंज होता रहता है हाइट के साथ साथ। जैसे कि अगर हम बात करें आपका इसके फुटहिल्स में, आपका मिलेगा डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपका करीबन 1000 से 2000 आप मीटर चले जाएंगे तो आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इससे ऊपर चले जाएंगे हम लोग, और ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पाइन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका चीर हो गया, आपका देवदार हो गया, ये सारे पेड़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका हाइट आपका कितना हो गया। माउंटेन फॉरेस्ट की हम बात अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए माउंटेन फॉरेस्ट अलग अलग हाइट पे आपके अलग अलग वेजिटेशन पाए जाएंगे, ठीक है। ये है आपका पूरा माउंटेन, हमने पूरा यहाँ पे बना दिया, ठीक है। माउंटेन में सबसे नीचे जो है आपका कैसा फॉरेस्ट होगा, सबसे नीचे, सबसे आपके बॉटम पे करीबन 0 से लेके 2000 मीटर तक, अभी हमने डिस्कस किया, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ आपको क्या कहते हैं, वेट टेम्परेट मिलेगा, वेट टेम्परेट, बिल्कुल फुट हिल्स पे तो डेसिडुअस फॉरेस्ट हमने देखा, इसके बाद आपका वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें कौन कौन से ट्रीज होते हैं, जैसे कि ओक हो जाता है, इसके अलावा आपका चेस्टनट, चेस्टनट हो जाता है, ओक चेस्टनट, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो 2000 पर हम लोग पहुंच गए। अच्छा, उसके बाद हम लोग 3000 तक की बात करते हैं, 3000। अच्छा ये एकदम फिक्स लाइन नहीं है, मतलब 1500 से 3000 के बीच का जो रीजन है वहां पे आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट देखने, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ब्रॉड लीव्स है, ये आपके ब्रॉड लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इनमें ओक और चेस्टनट में ब्रॉड लीव्स, ठीक है। उसके बाद 1500 से लेके 3000 के जो हाइट में आपका पाइन मिलेगा, देवदार मिलेगा, इस प्रकार के ट्रीज मिलेंगे, पाइन, देवदार, कॉनिफर्स, ऐसे ट्रीज आपको देखने को मिलेगा। कॉनिफरस फॉरेस्ट, ठीक है, देखने को मिलेगा आपको। लेकिन ये भी टेम्परेट फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है ये भी, ठीक है। इसका स्पेशल नाम अगर हम कहें इसको अल्पाइन फॉरेस्ट बोलते हैं, इसको अल्पाइन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो स्टार्ट हुआ हमारा कहाँ से, डेसिडुअस से। डेसिडुअस के बाद हम लोग वेट टेम्परेट पे पहुंचे, इसके बाद हम लोग पहुंचे अल्पाइन वेजिटेशन पे, अल्पाइन वेजिटेशन पे हम लोग पहुंच गए। तो लीव्स में देखिए अंतर आएगा, यहाँ पे आपके ब्रॉड लीव्स है, बड़े बड़े ऐसे लीव्स आएंगे, यहाँ पे आपके पतले पतले ऐसे पॉइंटी आपके लीव्स होते हैं, ठीक है, इन अल्पाइन फॉरेस्ट। इससे ऊपर जाएंगे तो आपके श्रब्स, श्रब्स मिलेंगे आपको, छोटे छोटे पेड़ मिलेंगे, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे आपको ग्रासलैंड मिलेंगे। ग्रासलैंड से ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो आपको मिलेगा मॉसेस एंड लिचन्स, यहाँ ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता, मॉसेस एंड लिचन्स, ठीक है। और फाइनली आपका ऊपर जो है आपका टुंड्रा रीजन देखने को मिलेगा, टुंड्रा वेजिटेशन। तो ये जो स्क्रब्स ग्रासलैंड वगैरह है ये आपका 3600 मीटर के ऊपर आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे मॉस लिसन्स, और फाइनली ये टुंड्रा वेजिटेशन तो क्या ही मिलेगा, यहाँ पे आपका पूरा स्नो कैप है, पूरा आपका ढका हुआ है स्नो से, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल टॉप में इसके पास, इसके जस्ट नीचे आपके मॉसेस एंड लाइकेंस आपको देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपके ग्रासलैंड, फिर आपके छोटे स्क्रब्स, फिर यहाँ पे आपके अल्पाइन, फिर यहाँ पे आपके वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, और फाइनली आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट। इस प्रकार का वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये माउंटेन रीजन आपका देखिए नीलगिरी रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। नीलगिरी रीजन में ऐसे फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं शोला, शोला। नीलगिरी रीजन में आपको केवल ये दो दिखेगा, ज्यादा तो हाइट होती नहीं इनकी, 1500 के आसपास ही हाइट होगी, 1500 मीटर की हाइट की। तो नीचे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, और उसके बाद आपके यहाँ पे आपके वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके ऊपर वाला तो कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि इतना हाइट होता ही नहीं है उसका। तो नीलगिरी में हमने फॉरेस्ट को बोल दिया, क्या बोलते थे, शोला बोलते हैं, शोला। तो चाहे वो नीलगिरी हो जाए, या चाहे आपका पलनी रेंज हो जाए, और अन्नामलाई रेंज हो जाए, अन्नामलाई, इन सारे जगह पे आपको फॉरेस्ट को शोला बोलते हैं लोग, ठीक है। फिर फाइनली हम लोग बात करते हैं वेटलैंड्स की। वेटलैंड्स हम लोग को मालूम है,
वेटलैंड वो आपका लैंड एरिया जहाँ पे आपका स्वाम्पी रीजन होता है, स्वाम्पी रीजन होता है, ठीक है। पूरा पानी भी नहीं होता, पूरा लैंड भी नहीं होता, लैंड के ऊपर आके पानी जमा हो जाता है तो वहां बन जाता है स्वाम्प, दलदल सा बन जाता है। तो ऐसे जगह को हम लोग वेटलैंड हैबिटेट बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हमें मालूम है, आपका चिल्का लेक, चिल्का लेक में आपका वेटलैंड है। साथ में आपका केवला देव नेशनल पार्क आपका भरतपुर में है, ये भी आपका एक वेटलैंड में आता है, ठीक है। और बर्ड बर्ड सेंचुरी में काफी, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी, काफी बर्ड्स आके यहाँ पे रहते हैं। भोतार, रामसार, रामसार कन्वेंशन में इनको आइडेंटिफाई किया गया है। चलो ये तो बात कर ली हमने, ये दो इंपॉर्टेंट वेटलैंड की। वेटलैंड की पूरे में अगर हम बात करें, वेटलैंड में मोस्टली आपका पैडी कल्टीवेशन होता है, यानी कि राइस कल्टीवेशन आपका मोस्टली होता है, क्योंकि राइस में हमको ऐसा होना चाहिए कि लैंड के ऊपर आपका पानी जमा हो, एकदम भरा हो। स्वाम्पी रीजन में ही आपका पैडी या राइस ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। अच्छा, इसके अलावा फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ देखिए सुंदरबंस, सुंदरबंस में हम लोग मैनग्रोव देखते हैं, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा मेनली सुंदरबन में। और ये जो केजी डेल्टा रीजन, कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन में भी देखने को मिलेगा, तो ये आपके डेल्टा फॉरेस्ट है। अच्छा, कुछ पेड़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा सबसे ज्यादा एल्कलाइन सॉइल कहाँ पाया जाता है? यूपी में। फिर ये क्या, NBAIM, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेशनल ब्यूरो फॉर एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ पे है? मऊ, मऊ इन यूपी, ठीक है। अब ये पेड़ों को पहचानना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा पेड़ पहचानेंगे हम लोग? ये यूपी की बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। इस पेड़ को बोलते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, BUTEA मोनोस्पर्मा, MONOSPERMA, मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको क्या बोला जाता है? फायर ऑफ द फॉरेस्ट, फायर ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है। क्यों हम लोग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पलाश का, पलाश के फूल बोलते हैं ना, पलाश के फूल। ये पलाश के फूल है और ये हमारे यूपी का स्टेट फ्लावर है, याद रखिए, स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी, स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी, ठीक है। चलो ये हो गया। अगला देखते हैं हम लोग, पलाश का पेड़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये वाले आपके डेजर्ट एरियाज में ये देखे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं खेजरी, खेजरी ट्री, KHAJ, खेजरी, खेजरी ट्री, खेजरी ट्री या खाजरी ट्री, पता नहीं, इसको प्रोनाउंसिएशन देख लेना। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पेड़ होता है, ज्यादा पानी लेता नहीं है, तुरंत जल्दी से लग जाता है। तो ये आपका जहां भी फॉरेस्ट वगैरह नहीं है तो खेजरी ट्री लगाइए डेजर्ट में, तुरंत आपका उग के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको किंग ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, किंग ऑफ द डेजर्ट, किंग ऑफ द डेजर्ट किसको बोलते हैं? खेजारी ट्री को, ठीक है, खाजरी ट्री को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा ये काफी बढ़िया ट्री होता है, ये काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर भी होगा ना तो झेल जाएगा वो, हाई टेम्परेचर झेलने की कैपेसिटी होती है। आपका वाटर भी इसको ज्यादा नहीं चाहिए होता है, वाटर भी आपका इसको कम चाहिए होता है, तो डेजर्ट के लिए एकदम बढ़िया पेड़ है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो लाल लाल कलर का पेड़, ठीक है, ये आपका लीसा का पेड़ है, लीसा, लीसा का पेड़ है, ये आपका उत्तराखंड में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसके भाई कई सारे यूजेस हैं, जैसे कि आपका टर्पेंटाइन ऑयल बनाने में। अब हम लोग चर्चा करेंगे कैनल्स, कैनाल्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ आप डेफिनेशन देखते हैं, जैसे कि कल्चरेबल कमांड एरिया, CCA, CCA का क्या मतलब होता है? द एरिया विच कैन बी फिजिकली इरिगेटेड फ्रॉम अ स्कीम, कोई स्कीम हो एंड इज फिट फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। मतलब किसी की स्कीम के तहत अगर आप कोई रीजन को आप इरिगेट करते हैं, जितने एरिया को इरिगेट करते हैं वो आपका कल्चरेबल कमांड एरिया हो जाएगा, किसी गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू। टोटल कल्टीवेबल एरिया में आपका आपका नेट सोन एरिया आ जाएगा, नेट सोन एरिया के साथ साथ आपका करंट फैलो आ जाएगा, फैलो लैंड आ जाएगा, और इनके अलावा आपके जो अदर देन करंट फैलो कुछ जो रीजन है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, सारा जो लैंड एरिया जो है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप, टोटल जितना भी आपका कल्टीवेबल एरिया है जहां पॉसिबिलिटी है कल्टीवेशन की, ठीक है, वो हो जाएगा टोटल कल्टीवेबल एरिया में। करंट फैलो क्या होता है? मतलब पिछले एक साल में जो जमीन में कुछ आपका नहीं उगाया गया है लेकिन उगाया जा सकता है, एक साल से ज्यादा अगर समय तक कोई खाली पड़ा हो नहीं तो उसको फैलो लैंड बोल देंगे। एक साल तक में जो फैलो लैंड है वो करंट फैलो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके फैलो लैंड्स हैं, कल्चरेबल वेस्ट है, ठीक है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स,
कुछ ट्री क्रॉप्स लगे हुए हैं कुछ एरिया में, ये सब मिला के आपका हो जाता है टोटल कल्टीवेबल एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? नेट सोन एरिया इस समय कितने आपके लैंड एरिया पे खेती हो रही है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए एक लैंड एरिया है, इसमें आपका एक सीजन में 2 बार खेती हो रही है, और दूसरा एक और लैंड है एक सीजन में 3 बार खेती हो रही है, तो आप उस लैंड को एक बार गिनेंगे कि 3 बार गिनेंगे, एक बार गिनेंगे कि 2 बार गिनेंगे? तो याद रखिए कितनी भी बार खेती हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उस पर्टिकुलर लैंड को एक ही बार गिना जाएगा इन नेट सोन एरिया। लेकिन ग्रॉस सोन एरिया अलग है। मान लेते हैं किसी लैंड पे अगर 2 बार खेती हो रही है तो उसको काउंट करेंगे हम 2 बार, ठीक है, 2 बार काउंट करेंगे। 3 बार खेती हो रही है तो 3 बार काउंट करेंगे। तो आपका ऑब्वियसली ग्रॉस सोन एरिया जो आपका नेट सोन एरिया से आपका ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात हमें ये नोटिस करना है, कल्चरेबल कमांड एरिया हमको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इसको बेसिस करके हम लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट के कुछ डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग सीसीए का मतलब तो समझ गए ना, तो अभी ये सीसीए को ध्यान में रख के हम लोग 3 प्रकार के डिवीजन करते हैं। एक होता है आपका माइनर प्रोजेक्ट्स, आपके माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, आईपी लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, समझ जाइएगा। दूसरा आपका होता है मीडियम, मीडियम आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट, और तीसरा होता है आपका मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो अंतर क्या है दोनों में? अगर सीसीए की जो वैल्यू है, सीसीए की वैल्यू आपकी 2000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर से अगर आपका कम है तो वो माइनर में आता है। आपका सीसीए अगर 10,000 से 2000 के बीच में है, मान लेते हैं 10,000 से 2000 के बीच में आपका लाई करता है, तो इसको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलेंगे। और मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आपका सीसीए इज विल बी ग्रेटर दैन आपका 10,000 हेक्टेयर, तो इसको बोलेंगे हम लोग मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। आई होप इतनी बात तो क्लियर हो रही होगी। अभी जो इरिगेशन प्रोजेक्ट का क्या फायदा, इरिगेशन प्रोजेक्ट हमें लगाने की जरूरत क्या पड़ रही है, देखेंगे भाई। सबसे पहला फायदा है कि भाई मानसून कब आए कब जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मानसून आपका कब आए कब जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है, कभी मानसून आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी एल नीनो हो गया, ठीक है। अच्छा मानसून अगर आ रहा है तो भी हो सकता है मानसून आ रहा है लेकिन उसके बीच में इंटरवल काफी ज्यादा हो गया। मानसून आ रहा है, मानसून इस साल अच्छा आएगा लेकिन इंटरवल बीच में काफी ज्यादा हो गया आपका, ठीक है, तो इससे भी दिक्कत है। अच्छा तीसरी बात यह है कि क्रॉप्स तो पूरे साल ग्रो करेंगे, लेकिन आपका मानसून तो सीजनल है ना, मानसून का तो एक सीजन है, उसके बाद तो बारिश नहीं होगी, तब उस समय क्या करें क्रॉप्स के लिए, ठीक है, तो उस समय तो इरिगेशन की हमें हेल्प लेनी पड़ जाएगी। अच्छा इसके इसके अलावा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका रेनफॉल का, कहीं पे बहुत ज्यादा है कि आपका फ्लड आ रहा है, कहीं पे आपका इतना कम है कि वहां ड्राउट आ रहा है, तो ये भी तो ठीक नहीं है कि मतलब कहीं कभी ज्यादा कभी कम। जरूरत से ज्यादा अगर मान लो बरस गया तो भी क्रॉप फेलियर, जरूरत से कम अगर बरस रहा है तो क्रॉप फेलियर हो ही रहा है। मतलब कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ आपको पानी चाहिए ना, तो ये वाली बात हो जाती है। तो इसके अलावा आपका तो इरेगुलर है, आपका मानसून इरेगुलर है ना, मानसून की इरेगुलरिटी है, उसकी वजह से आपको दिक्कतें आ सकती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप मानसून पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर सकते और हमें इरिगेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। इरिगेशन अगर रहेगा तो हमें मानसून पर डिपेंडेंस हमारा कम होगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा हम चाहते हैं कि हमारा जो लैंड एरिया है दैट विच शुड बी इरिगेटेड, उसके लिए हम लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो मदर ऑफ ऑल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इंदिरा गांधी कैनाल। एक्चुअली में क्या है, ये तो नदी है, आप देख रहे हो डायग्राम में, ब्यास नदी है और ये आपका सतलज नदी है। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, इसके पास एक बैराज है, यहाँ से क्या करा पानी निकाल दिया गया, ठीक है, पानी निकाल के ले गए हम लोग राजस्थान में, राजस्थान में हम लोग सिंचाई कर रहे हैं। तो ये हमारा इंदिरा गांधी कैनाल है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में कुछ हम लोग बातें जानते हैं। अच्छा इंदिरा गांधी का जो आपका फाउंडेशन स्टोन था, इट वाज लेड बाय, उस समय के होम मिनिस्टर कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत उस समय होम मिनिस्टर थे। फाउंडेशन स्टोन इन्होंने डाला, और कब डाला फाउंडेशन स्टोन इसका? तो मार्च 30 1958 को इसका फाउंडेशन स्टोन पड़ता है, ठीक है, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट का। टोटल इसकी लेंथ आपकी 649 किलोमीटर है। इंडिया का सबसे बड़ा आप समझ सकते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट आपका यही है, इंदिरा गांधी कैनाल। तो जो आपका राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है ना, राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है देखिए, श्री गंगानगर हो गया, श्री गंगानगर के अलावा आपका बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे सिंचाई का काम चल रहा है थ्रू इंदिरा गांधी कैनाल। देखिए इतना बड़ा कैनाल आपका यहां बना दिया गया।
अच्छा, राजस्थान में अब दूसरे कैनाल्स की बात कर लेते हैं। राजस्थान में और दूसरे कैनाल में इंपॉर्टेंट आपका अनूपगढ़ कैनाल है, याद रखिए, अनूपगढ़ कैनाल। ठीक है, ये हमने राजस्थान की बात यहाँ कंप्लीट कर ली। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में आपका एक इंपॉर्टेंट कैनाल है जिसका नाम है त्रिवेणी कैनाल। त्रिवेणी कैनाल कौन सी नदी पे बना है, ये देखिए आपका कौन सा नदी है, यहाँ पे, यहाँ से जो ओरिजिन हो रहा है, ये आपका गंडक नदी है। इसी गंडक नदी पे आपका बिहार का त्रिवेणी कैनाल है। ठीक है, ये याद रहेगा। और इट इज अ पार्ट ऑफ आपका चंदन इरिगेशन प्रोजेक्ट। चंदन इरिगेशन प्रोजेक्ट का पार्ट है आपका त्रिवेणी कैनाल। अच्छा, राजस्थान में एक कैनाल के बारे में मेंशन करना हम भूल गए, देखिए आपका एक गंगा कैनाल भी है, गंगा कैनाल। तो महाराजा गंगा सिंह, महाराजा आपका गंगा सिंह के द्वारा बनाया गया। गंगा नदी से कोई लेना देना नहीं है। तो महाराजा गंगा सिंह आपके राजा थे बीकानेर के, बीकानेर के राजा थे। उन्होंने बीकानेर में ये गंगा कैनाल बनाया था, ऑब्वियसली बिफोर इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, तो ये 1927 की बात है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कैनाल्स ऑफ इंडिया, गंगा कैनाल, याद रखिएगा, भाई महाराजा गंगा सिंह ऑफ बीकानेर। ठीक है, आते हैं हम लोग वापस कहानी को चलाते हैं। देखिए बिहार में हम लोग त्रिवेणी कैनाल की बात कर दी हमने। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे यमुना नदी। देखिए ये यमुना नदी यहां से आ रही है। तो यमुना नदी में आपको दो कैनाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक है आपका ईस्ट यमुना कैनाल, एक है आपका वेस्ट यमुना कैनाल। दोनों के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। देखिए ईस्टर्न, ये यमुना नदी आ रही है, यमुना नदी के आपके ये लेफ्ट बैंक हुआ ना, और ये राइट बैंक हुआ। आपके जो लेफ्ट बैंक में आपका कौन सा है, ईस्टर्न यमुना कैनाल आपका लेफ्ट बैंक में है, और वेस्टर्न यमुना कैनाल आपका राइट बैंक में, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ईस्ट आपका लेफ्ट बैंक और राइट बैंक यहां पे हमने देखा। बात करते हैं, देखिए ईस्टर्न ईस्टर्न की बात करते हैं। तो ईस्टर्न यमुना कैनाल की अगर हम बात करें तो ये आपका ताजेवाला से निकलता है। ताजेवाला कहां पर है, ताजेवाला आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आपका ताजेवाला है। ये कहा, हरियाणा, हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आपका ताजेवाला है। वहां से ये आपका ईस्ट कैनाल निकलता है। ठीक है, अच्छा ये कौन से आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका हिंडन, हिंडन यमुना इरिगेशन प्रोजेक्ट, हिंडन यमुना दोआब इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो हिंडन आपका बेसिकली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना, यमुना नदी के साथ जो उसका दोआब है, उस रीजन में इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाया गया है। उसी के अंडर आता है आपका ईस्ट यमुना कैनाल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट यहाँ में पानी आपका लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट कैनाल सिस्टम है, यमुना कैनाल सिस्टम, उसके थ्रू पानी पहुंचता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो, यहाँ पे देखिए यूपी के आपके सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, बागपत हो गया, गाजियाबाद हो गया, ये सारा पूरा जो रीजन है यहाँ पर पानी पहुंचाने का काम करता है आपका ईस्ट यमुना कैनाल। तो भाई वेस्ट ऑब्वियसली आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज से आपका बना हुआ है वेस्ट यमुना कैनाल। ये भी आपका ताजेवाला से ही आपका निकाला गया है, ताजेवाला से ही इसका ओरिजिन है। ताजेवाला से आपका लेफ्ट, आपका ईस्ट और वेस्ट दोनों यमुना कैनाल आपका ताजेवाला से ओरिजिन, लेकिन वेस्ट वाला आपका राइट बैंक है और ईस्ट वाला आपका लेफ्ट बैंक है। अच्छा, ये वाला जो आपका कैनाल है ये आपका किसने बनाया था, ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। वैसे भी हम जानते हैं फिरोज शाह तुगलक कई सारे सिटीज बनाते थे, कैनाल्स बनाते थे, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करते थे, मतलब काफी ज्यादा इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क किया है। तो इन्होंने वेस्ट यमुना कैनाल भी बनाया, ये भी याद रखिए। अच्छा, अब जब हरियाणा की बात चल रही है, हरियाणा के बगल में पंजाब की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। तो पंजाब में भी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं जो भी हमको ध्यान में रखना है। तो पंजाब के कैनाल्स के नाम देखते हैं भाई। सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल है सिरहिंद कैनाल, सिरहिंद कैनाल। सिरहिंद कैनाल के बाद आपका आपका बूढ़ा नाला कैनाल है, बुढ़ा नाला कैनाल। तो आपका बुढ़ा नाला जो आपका कैनाल है। तीसरा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है सतलुज यमुना लिंक कैनाल, आपका सतलज, सतलज यमुना लिंक कैनाल, सतलुज को यमुना से जोड़ने वाला लिंकिंग कैनाल है आपका। ठीक है, बूढ़ा नाला हो गया और सिरहिंद कैनाल हो गया। ठीक है, सिरहिंद कैनाल के बारे में कुछ और बातें समझते हैं। सिरहिंद कैनाल का पानी कहां से आता है, सतलज नदी से आता है। सतलज नदी से ये पानी कैरी करता है पंजाब के अंदर। ठीक है, तो ये कैनाल की बिगनिंग कहां से होती है, इसका ओरिजिन आपका रोपर शहर है, वहां से आपका होता है, रोपर सिटी ऑफ पंजाब। तो अच्छा, पंजाब की बात, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो यही है आपका वेस्टर्न यमुना कैनाल आपका हरियाणा में करता है ना। ये देखिए राइट साइड आपका हरियाणा ही तो है ये,
ये यूपी है, यूपी देख लिया हमने लेफ्ट वाला, राइट वाला आपका हरियाणा में करता है। ठीक है, इसी का एक और पार्ट है आपका मुनक कैनाल। मुनक मुनक कैनाल जो है हरियाणा में है, ये आपका वेस्टर्न यमुना कैनाल का ही एक पार्ट है, ये भी हरियाणा का देख लेते हैं। तो पंजाब हरियाणा देख लिया हमने, पंजाब हरियाणा के इंपॉर्टेंट कैनाल। आते हैं यमुना नदी के बाद ये गंगा नदी पे जाते हैं। ये आपकी गंगा नदी है, तो गंगा नदी के आपका राइट और लेफ्ट होगा कि नहीं होगा? ये आपका राइट बैंक हो गया गंगा नदी का, ये आपका लेफ्ट बैंक हो गया। ठीक है, तो राइट बैंक ऑफ गंगा नदी में आपका देखिए अपर गंगा कैनाल है, अपर गंगा कैनाल। ठीक है, आपके राइट बैंक में है। तो ये भी आपका काफी पुराना है, 1842 को ये आपका ये आपका बना था। तो इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? आपका जाता है सर पीटी कैटले। पीटी कैटले, सर पीटी कैटले ने ये बनाया था 1852 में। इसमें पानी छोड़ा गया था थोड़ा, मतलब ये 1854 को छोड़ा गया था। 1854 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया आपका अपर गंगा कैनाल में। ठीक है, अच्छा ये आपका इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन होता है हरिद्वार से। हरिद्वार से इसका ओरिजिन होता है। हरिद्वार में एक जगह है जिसका नाम है भीमगोदा। भीमगोदा हरिद्वार से इसका ओरिजिन चालू होता है, राइट बैंक ऑफ गंगा में ये सिचुएटेड है। ठीक है, ये हो गया अपर गंगा कैनाल। अच्छा, इसके बाद देखिए लोअर गंगा कैनाल। लोअर गंगा कैनाल भी है। तो अपर गंगा कैनाल आपका हरिद्वार से चालू होता है। ठीक है, अगर हम लोअर गंगा कैनाल की बात करें तो ये आपका स्टार्ट होता है आपका बुलंदशहर के पास, नरोरा नाम की जगह है। बुलंदशहर के पास नरोरा नाम की जगह है, यहां से आपका लोअर गंगा कैनाल स्टार्ट होता है और इसके दो आपके डिविजन है। ठीक है, एक है भोगनीपुर ब्रांच, BHOGNIPUR, भोगनीपुर ब्रांच। ठीक है, मैनपुरी तक, मैनपुरी के लिए निकल जाता है एक साइड। ठीक है, मैनपुरी इटावा इस साइड निकलता है। दूसरा आपका कानपुर, कानपुर इटावा ब्रांच है। ठीक है, एक आपका भोगनीपुर ब्रांच, एक आपका कानपुर इटावा ब्रांच। कानपुर इटावा ब्रांच आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपके दो ब्रांचेस है आपका लोअर गंगा कैनाल के बारे में। इसके अलावा आपका एक शारदा नदी का कैनाल है। ठीक है, शारदा नदी आपका यहां पर है ना, ये आपका शारदा नदी आ रहा है, किसका ट्रिब्यूटरी है? ये आपका घाघरा का ट्रिब्यूटरी है। तो घाघरा और गंगा के बीच का जो रीजन है ना, ये वाला रीजन आपका घाघरा और गंगा के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को आपका इरिगेशन प्रोवाइड करने वाला काम करता है आपका शारदा मेजर कैनाल। शारदा मेजर कैनाल। ठीक है, अच्छा शारदा मेजर कैनाल के बारे में हमने बात करी। तो ये इसका ओरिजिन कहां से है? इसका ओरिजिन आपका नैनीताल से है। आपका नैनीताल से इसका ओरिजिन होता है आपका शारदा कैनाल का। तो कौन कौन से रीजन है उत्तर प्रदेश में जो ये इरिगेट करता है? तो देखिए ये वाले डिस्ट्रिक्ट है आपके, ये आपका नदी आ रहा है ना, यहीं पर तो शारदा नदी है आपका, नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर से आता है। देखिए पीलीभीत हो गया। ठीक है, पीलीभीत आपका, लखीमपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, तो ये पूरा रीजन हम देख रहे हैं ना। आपका बरेली हो गया, पीलीभीत, लखीमपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, तो ये और गाजीपुर। तो ये पूरा जो रीजन है, इस रीजन में पूरा आपका इरिगेशन का बंदोबस्त कर देता है आपका क्या? शारदा कैनाल। ठीक है, अच्छा लोअर गंगा कैनाल और अपर गंगा कैनाल, ठीक है, दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो कहां पे कनेक्ट होता है आपका? देख कासगंज डिस्ट्रिक्ट है जो है, यहाँ पे आपका लोअर गंगा कैनाल और अपर गंगा कैनाल कनेक्ट होते हैं। देखिए आपका लोअर जो गंगा कैनाल आपका ये जो इस एरिया में है आपका, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, कन्नौज, ये सब एरिया जो है ये कवर करता है आपका क्या? लोअर गंगा कैनाल। अच्छा अब हम लोगों ने एक और, अच्छा गंडक प्रोजेक्ट किधर है? गंडक प्रोजेक्ट में ही हमने अभी त्रिवेणी कैनाल पढ़ा था ना। त्रिवेणी कैनाल आपका गंडक प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अच्छा एक और आपका प्रोजेक्ट है आपका फरक्का बैराज। फरक्का बैराज आपका हुगली नदी पे बना है। ठीक है, फरक्का बैराज आपका हुगली नदी पे बना है 1975 में। ठीक है, रिवर हुगली। ठीक है, ये हम जानते हैं ना, ये रिवर हुगली है, ये रिवर दामोदर है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सर आर्थर कॉटन की। सर आर्थर कॉटन जो है, कॉटन, ठीक है, इन्होंने, ये आपका इरिगेशन इंजीनियर थे, आपके ब्रिटिश के इरिगेशन इंजीनियर थे ब्रिटिश काल में। तो इन्होंने कई सारे नेविगेशन सिस्टम और कैनाल्स वगैरह बनाए थे ब्रिटिश इंडिया में। याद रखिए ब्रिटिश इंडिया के आपके इंजीनियर है सर आर्थर कॉटन, इरिगेशन और कैनाल से रिलेटेड है ये। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली आपका साउथ इंडिया में आपका ज्यादा काम किया था सर आर्थर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं जिसका नाम है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट?
ये कहता है कि आपके परमानेंट मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर किसी भी सॉइल में, आपका वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर उससे अगर कम हुआ तो आपका प्लांट में विल्टिंग आ जाएगी, ठीक है ना। प्लांट आपका बिल्ट कर जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से कम पानी है तो इसका मतलब है भाई आपको इरिगेशन की तो रिक्वायरमेंट है, आपको इरिगेशन की सख्त रिक्वायरमेंट है। इरिगेशन नहीं हुआ तो आपके पौधे वहां सूखने लग जाएंगे। एट दिस पॉइंट सॉइल कंटेन्स सम वाटर बट द रूट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इट। द पीडब्ल्यूपी इज, ठीक है, ये आपका टेक्निकल डिटेल्स है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूपी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, जिससे कम अगर रहा तो आपका पौधे सूख जाएंगे, और उससे कम है तो आपका इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है। फिर देखिए गार्लैंड कैनाल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया है। देखो 1972 में आपका के.एल. राव साहब आपके इरिगेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी गार्लैंड कैनाल सिस्टम की बात करी। ये बेसिकली क्या है, आपके नॉर्थ इंडिया के जो रिवर्स हैं और साउथ इंडिया के रिवर्स को ज्वाइन करने की बात की, ठीक है। तो ये आपका कैप्टन दिनशॉ जे दस्तूर एक पायलट थे, उन्होंने आपका गार्लैंड सिस्टम जो रिवर्स इंटरकनेक्टिंग की बात कही थी 1977 में। 1972 में के.एल. राव ने भी कही थी। इससे पहले भी क्या किसने कही थी आप देखिए 1858 में आपका सर आर्थर थॉमस कॉटन के बारे में बात बताया हमने। डेल्टा आर्किटेक्ट बोलते हैं इनको। गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने काफी काम किया, इरिगेशन का काम किया। तो इन्होंने आपका आइडिया दिया था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का आइडिया, ठीक है। तो क्या होता है भाई, आपका जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो आपका जो ड्राई सीजन होता है उसमें सूख जाता है। तो अगर हिमालय का पानी वहां पे आता रहेगा तो वहां कभी सूखा नहीं पड़ेगा। और हिमालय के नदियों में कई बार आपका फ्लड आ जाता है, तो फ्लड के सिचुएशन में भी एक्स्ट्रा पानी आपके पेनिनसुलर रिवर्स में चला जाएगा, फ्लड का सिचुएशन भी नहीं होगा और ड्राउट का सिचुएशन भी नहीं होगा। तो ये अच्छा चीज लग रहा है करना इंटरलिंकिंग का। और बात करते हैं इंटरलिंकिंग का जो आइडिया है, was first mooted by Chief Engineer of Madras Presidency in 1919 by Sir Arthur Cotton। और उसके बाद के.एल. राव साहब ने भी यही आइडिया बताया 1960 में बताया, ठीक है। कहा कि गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ना है। तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी बनती है 1982 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। 2002 में आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कुछ करो इंटरलिंकिंग के बारे में। तो इसी के ऊपर आपका 2003 में एक टास्क फोर्स बनता है। 2003 में आपका एक टास्क फोर्स बनकर तैयार होता है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कहा था कि भाई आपका फाइनलाइज करिए 2003 तक प्लान, एग्जीक्यूट करिए 2016 तक। और 2003 में फिर टास्क फोर्स बना, है ना। 2012 सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि भाई कहाँ सोए हुए हैं आप, करो कुछ प्रोजेक्ट चालू करो। तो 2014 में फिर केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का करना चालू हुआ। तो धक्का मारते मारते आपका 2002 से धक्का मारते मारते 2014 में आपका केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चालू करने की बात थी। लेकिन फिर एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई देखो अगर ऐसा सिचुएशन आप लोग करते हैं तो आपका एनवायरमेंट पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो प्लीज ऐसा लोग ना करें। ऐसा एनवायरमेंटलिस्ट का कहना था, ठीक है। तो ये डिबेट चलती रहेगी, हम तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम आगे। तो देखिए नेट से हम लोगों ने ये एक पिक्चर निकाला है, इसको आप ऐसे पॉज कर लीजिए और देख लीजिए सारे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो 16 आपके आपके पेनिनसुलर कंपोनेंट है, पेनिनसुलर रिवर्स है, लाल कलर से शो किया है ये। और ब्लू कलर से आपका हिमालय के जो रिवर इंटरलिंकिंग है उसको शो किया है। तो 14 आपके हिमालय वाले हैं और 16 आपके पेनिनसुलर वाले हैं, ठीक है। तो इसमें बड़े बड़े देख लेते हैं, बाकी छोटे मोटे आप पॉज करके आप देख सकते हो। देखिए ये आपका देखिए साबरमती नंबर 7 है ना, नंबर 7 इधर साबरमती लिंक। तो गंगा रिवर सिस्टम से साबरमती को ऐसे कनेक्ट करेंगे ये लोग। तो ये एक लिंकेज प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट है। फिर यहाँ देखिए आपका महानदी और गोदावरी को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 14 क्या है, ये देखिए सुवर्ण रेखा महानदी कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। और ये देखिए ये बड़ा सा है 11 और 11 आपका जोगी होपा तिस्ता फरक्का आपका इंटरलिंक कर रहा है, और फरक्का और सुंदरबन कर रहा है, ठीक है। फरक्का तो जोड़ रहा है ये ब्रह्मपुत्रा को, ठीक है। तीस्ता जोगी होपा और ये फरक्का जोड़ रहा है, साथ में फरक्का से आप यहाँ सुंदरबन जोड़ दे रहे हैं। और फिर यही वाला आपका नंबर 14 क्या है, सुवर्ण रेखा महानदी जोड़ दे रही है, ठीक है। तो ये सारे आपके देख सकते हैं। नंबर 4 देखिए क्या है, घाघरा और यमुना को जोड़ रहा है, ठीक है। नंबर 5 शारदा और यमुना को जोड़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आप देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ लीजिए सारा एक, ठीक है। तो ये आपके रिवर इंटरलिंकिंग, ठीक है। अब सारे कैनाल्स इंडिया के जो इंपॉर्टेंट कैनाल्स हम लोग स्टडी करते हैं, तो कहाँ से चालू करें हम लोग, ठीक है। हम लोग हमारे यूपी से चालू करते हैं। यूपी में आपका कौन कौन सा कैनाल है हमें पता है। यूपी में आपका शारदा कैनाल है, शारदा कैनाल, जमनिया कैनाल, जमनिया के अलावा देवकाली कैनाल, देवकाली कैनाल आपका है। जमनिया, शारदा और देवकाली कैनाल आपका उत्तर प्रदेश में हो गया,
अच्छा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आपका क्या है? यूपी और यूके। उत्तराखंड और यूपी का जो है उसमें हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या आप क्या अपर गंगा और लोअर गंगा, अपर गंगा कैनाल और लोअर गंगा कैनाल, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का है, ठीक है। और देख लेते हैं। अच्छा, बिहार में हमने देखा कौन सा, दो इंपॉर्टेंट है, करमनासा दुर्गावती, ठीक है, करमनासा और दुर्गावती। तो बिहार हो गया। हम लोग हरियाणा ऑलरेडी देख चुके हैं, बूढ़ा नाला, सतलुज यमुना कनाल, सिरहिंद, ये पंजाब देख लिया, सॉरी पंजाब देख लिया हमने, ठीक है। इवन हरियाणा दिल्ली भी हम लोग देख चुके हैं, हरियाणा दिल्ली भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और एक है आपका उत्तर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों स्टेट में कौन सा कैनाल है? तो ये आपका फेमस आपका आगरा कैनाल। आगरा कैनाल आपका जोड़ता है किसको? राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को। देखो हरियाणा में आपका और भी है, हरियाणा में आपका ताजे वाला कैनाल है, ताजे वाला कैनाल है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है आपका सूंद कोल, TSOONTKOL, सूंद कोल कैनाल, ये आपका जम्मू कश्मीर में हो गया। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में जो कैनाल है उसको बोलते हैं हम लोग नर्मदा कैनाल। नर्मदा कैनाल आपका गुजरात राजस्थान, ठीक है। थोड़ा साउथ की तरफ आते हैं, ये देखिए महाराष्ट्र की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में आपका कैनाल का नाम है सौंदाने कट, SOUNDANE, सौंदाने कट। ये कैनाल कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है। गोवा की बात करें तो गोवा में आपका कुंबरजुआ कैनाल है, कुंबरजुआ, CUMBAR, जुआ, JUA, कंबरजुआ कैनाल आपका गोवा में है, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर में हमने सूंट कोल कहा था ना, दो और आपके मिस हो गए। देखिए इसमें आपका एक है कुट्टे कोल, कुट्टे कोल, सूंट कोल, ठीक है, ये दो आपके कोल वाले हैं। इसके अलावा आपका नल्ले मार, NALL, नल्ला मार, नल्ला मार, या सिर्फ आप मार कैनाल भी बोल सकते हैं इसको। तो ये आपका जम्मू कश्मीर की बात होगी। अच्छा, कर्नाटका की बात करते हैं। कर्नाटका में आपका ये कर्नाटका, कर्नाटका यहाँ लिखते हैं, ठीक है। कर्नाटका का है बसाव राजेश्वरी, बसाव राजेश्वरी, बसाव राजेश्वरी कैंप, ये कैनाल का नाम है आपके कर्नाटका का। चलिए केरला की बात करते हैं। केरला में आपका है कोनोली कैनाल, CONOLLY, कोनोली कैनाल, ये केरला में है। इसके अलावा एक और है आपका त्रिवेंद्रम, यहाँ पे फिर आपका केरला का लिखते हैं हम। केरला में एक तो कोनोली हो गया, कोनोली। इसके अलावा आपका त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम शोरानूर, शोरानूर कैनाल हो गया, त्रिवेंद्रम शोरानूर कैनाल, कनोली कैनाल, ठीक है। अच्छा, अब एक कैनाल है आपका आपका जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु तीनों को जोड़ता है, ठीक है। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु को जोड़ने वाला, तीनों को जोड़ने वाला जो कैनाल है, तो उसका क्या नाम है? तो इस कैनाल का जो नाम है, इस कैनाल का है कावेरी वायगाय, कावेरी वायगाय कैनाल, ठीक है। कावेरी वायगाय कैनाल देख लिया हमने। इसके अलावा देखिए केरला और कर्नाटका का भी एक कैनाल है, ठीक है, केरला और कर्नाटका का भी एक लिंक कैनाल है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है तमीरा बरनी नाम्बियार, तमीरा बरनी, TAMIRA, तमीरा बरनी, BARANI, तमीरा बरनी नाम्बियार, ये आपका केरला और कर्नाटका के बीच में है, NAMBIAR, ठीक है, लिंक कैनाल, तमराबरनी नम्बियार लिंक कैनाल, ये आपका केरला और कर्नाटका के बीच। अच्छा, केरला का एक और हम लोग देखते हैं आपका, ये है केरला का कैनाल जिसका नाम द वेस्ट कोस्ट कैनाल, ठीक है, द वेस्ट कोस्ट कैनाल। अच्छा, ये द वेस्ट कोस्ट कैनाल का दूसरा नाम आपका नेशनल वाटर हाईवे भी है, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 3, नेशनल वाटर नंबर हाईवे 3, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 3 या वेस्ट कोस्ट कैनाल, ये भी आपका केरला में ही है, ठीक है। तो आपका ये तीसरा हो गया केवल केरला वाला, कोनोली, त्रिवेंद्रम और आपका ये द वेस्ट कोस्ट कैनाल। चलिए तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आपका आइंसले कैनाल, AINSLEY, आइंसले कैनाल। इसके अलावा कालिगा रायन कैनाल, KALIN, कालिंगरायन, कालिंगरायन,
कालिंगरायन कैनाल, आइसले कैनाल, ये सारे आपके तमिलनाडु के कैनाल हो गए। और इसके अलावा आपका है लोअर भवानी लोअर भवानी प्रोजेक्ट कैनाल। ठीक है, लोअर भवानी, आइंसले और कालिंगरायम, ये आपके हो गए तमिलनाडु के प्रोजेक्ट। अच्छा, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में भी कैनाल है, काफी रॉयल नाम है इसका, बकिंगम कैनाल। ठीक है, समझ रहे हैं आप रॉयल क्यों है। ठीक है, बकिंगम कैनाल आपका है बिटवीन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, बकिंगम कैनाल देख लिया। अच्छा, अब बचे केवल आपके तेलंगाना वाले और आंध्र प्रदेश वाले, ये देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले कौन सा देखते हैं हम लोग तेलंगाना देख लेते हैं। पहले तेलंगाना के कैनाल का नाम है आपका काकाटिया कैनाल। काकाटिया कैनाल, काकातिया काकातिया डायनेस्टी रूल करा करती थी ना आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, तो उसी के नाम पे काकातिया कैनाल हो गया आपका तेलंगाना का। तेलंगाना खत्म, अब फाइनली हम लोग आंध्र प्रदेश का कैनाल देखेंगे और हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश में एक तो तेलुगु गंगा है, तेलुगु गंगा, तेलुगु गंगा। ठीक है, तेलुगु गंगा के अलावा आपका है हांद्री नीवा, HANDRI, हांद्री नीवा, HANDRINEEVA, तेलुगु गंगा, हांद्री नीवा। लास्ट आपका हो जाएगा आपका केसी कैनाल। केसी कैनाल कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे कैनाल हम लोगों ने देख लिए, लगभग लगभग सारा इंफॉर्मेशन कैनाल्स का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रिवर लिंकिंग एंड सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ हम लोग समापन करते हैं आज की क्लास।